वाह वाह, क्या कहानी है मेरे दोस्तों। सोचिए, 1850 का दशक है। ब्रिटिश पंजाब में रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। छुक छुक करती रेलगाड़ी चल रही है। उन्हें ट्रैक के लिए कुछ ठोस चाहिए। अरे, ये पुरानी ईंटें क्या हैं? शायद उन्होंने सोचा होगा, ये मजबूत दिखती हैं, चलो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें नहीं पता था कि वे लगभग 5000 साल पुराने शहर की ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। डिकेडों तक किसी को नहीं पता था कि वे एक भूली हुई दुनिया पर खड़े थे। यह एक ऐसा खजाना था जो खुले में छिपा था। जमीन के नीचे शांति से सो रहा एक राज अपनी भव्य खोज का इंतजार कर रहा था। अतीत का इस्तेमाल भविष्य बनाने के लिए किया जा रहा था, एक एक प्राचीन ईंट से। 1920 के दशक तक असली मजा शुरू नहीं हुआ था। इसे एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी की तरह समझो। एक भारतीय पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर ठीक से खुदाई शुरू की। वह सिर्फ ईंटें नहीं खोज रहे थे, वह जवाब खोज रहे थे। उन्होंने मिट्टी हटाई और उन्हें क्या मिला? सिर्फ एक विलेज नहीं, बल्कि एक पूरा शहर। एक सुनियोजित शहर, सीधी सड़कों और ठीक ठाक घरों के साथ। यह एक हैरान कर देने वाली खोज थी। एक सभ्यता इतनी पुरानी, इतनी विकसित कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यीशु ने भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया, जिससे सब लोग उठकर कहने लगे, रुको, हमारे इतिहास में जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। लगभग उसी समय एक और पुरातत्वविद R.D. बनर्जी को सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ ऐसा ही मिला। मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, उन्हें एक और शानदार शहर मिला। ये ऐसा था जैसे आपको एक ऐसा जुड़वा मिल गया हो जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। मिट्टी के बर्तन एक जैसे थे, मोहरें एक जैसी थीं, ईंटें एक ही आकार की थीं। यह साफ था कि यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक पूरा नेटवर्क था, एक विशाल सभ्यता। उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। पहली मिली जगह के बाद यह एक सांस्कृतिक साम्राज्य था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। एक शांत राज्य जिसे हजारों साल की खामोशी के बाद आखिरकार अपनी आवाज मिल गई थी। उस बिंदु से प्राचीन भारत का नक्शा नए बिंदुओं से भरने लगा। पुरातत्वविद ब्रश और फावड़े वाले खजाना खोजियों की तरह ज्यादा से ज्यादा जगहें खोजने लगे। गुजरात के तटों से लेकर हरियाणा के मैदानों तक, ईरान की सीमाओं से लेकर हिमालय की तलहटी तक, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखी चितादेली जैसी जगहें सामने आईं। हर एक उसी महान कहानी का एक हिस्सा बता रही थी। हर जगह एक किताब का एक नया अध्याय था जो बहुत लंबे समय से बंद थी। हड़प्पा के लोगों की कहानी अब पंजाब की हवाओं से फुसफुसाया गया कोई राज नहीं थी। यह दुनिया की इतिहास की किताबों में एक खाचाबर थी। तो हड़प्पा शहर में रहना कैसा था? एक साधारण आदिम विलेज के विचार को भूल जाओ। ये हलचल भरे सिटी केंद्र थे मेरे दोस्तों। शहर योजना के शानदार नमूने थे। सड़कें पूरी तरह से ग्रिड में थीं, एक आधुनिक शहर के ब्लॉक की तरह, एक दूसरे को ठीक समकोण पर काटती थीं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा वालों को अराजकता पसंद नहीं थी, उन्हें व्यवस्था पसंद थी। उनके पास मुख्य सड़कें और छोटी गलियां थीं, सभी करीने से बिछाई गई थीं। शहर अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा क्षेत्र जिसे गढ़ कहा जाता था, जहां महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती थीं, और एक निचला शहर जहां ज्यादातर लोग रहते थे। यह एक ऐसा समाज था जो अपने दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से संगठन और अनुशासन को महत्व देता था। चलो एक हड़प्पाई घर के अंदर झांकते हैं। ज्यादातर घर मानकीकृत पक्की ईंटों से बने थे, जो उनकी अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। कई घर 2 मंजिला थे और एक सेंट्रीय आंगन के चारों ओर बने थे, जो पारिवारिक जीवन का केंद्र था। सोचो, बच्चों की हंसी और खाना पकाने की खुशबू उस जगह को भर देती होगी। जो सच में अद्भुत है वह यह है कि लगभग हर घर में अपना निजी बाथरूम और पानी के लिए एक कुआं था। स्वच्छता और जल आपूर्ति पर यह ध्यान अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। वे कई तथाकथित उन्नत सभ्यताओं से हजारों साल पहले स्वच्छता और आराम के बारे में सोच रहे थे। यह एक साफ सुथरा, आरामदायक और सुव्यवस्थित जीवन था। ये सुव्यवस्थित लोग क्या खाते और पहनते थे? खैर, वे दिल से किसान थे। वे गेहूं, जौ, मटर और तिल उगाते थे। वे दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया था। तो
आप शर्त लगा सकते हैं कि वे आरामदायक सूती कपड़े पहनते थे। हमें यह कपड़े के छोटे टुकड़ों और उनकी मूर्तियों पर देखे गए कपड़ों से पता चलता है। पुरुष अपनी कमर के चारों ओर एक कपड़ा लपेटते होंगे और महिलाएं भी ऐसा ही कुछ पहनती होंगी, शायद एक शॉल के साथ। उन्हें अपने आभूषण भी बहुत पसंद थे। टेराकोटा, शंख और अर्ध कीमती पत्थरों से बने हार, चूड़ियां और मन के बहुतायत में मिले हैं। वे निश्चित रूप से स्टाइलिश लोग थे। उनका समाज काफी शांतिपूर्ण और समतावादी लगता था। हमें ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे बहुत ज्यादा युद्ध प्रिय लोग नहीं थे। और जबकि कुछ घर दूसरों से बड़े हैं, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। यह एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां अमीर और गरीब के बीच का अंतर अपेक्षाकृत कम था। शायद व्यापारियों और कारीगरों का एक मजबूत मध्यम वर्ग था। वे अपने सुनियोजित सिटियों में एक साथ रहते थे, एक सामान्य संस्कृति साझा करते थे, सामान का व्यापार करते थे और अपने लिए एक स्थिर और समृद्ध जीवन का निर्माण करते थे। यह सहयोग और व्यापार पर आधारित समाज था, न कि विजय और युद्ध पर। एक सबक जो हम आज भी सीख सकते हैं। हड़प्पा वाले सिर्फ महान निर्माता ही नहीं थे, वे प्रतिभाशाली दिमाग और कुशल कलाकार भी थे। उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि शायद उनकी सिटी योजना और जल प्रबंधन थी। इस बारे में सोचिए, उनके पास एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली थी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़कों के किनारे चलती थीं, जो हर घर से निकलने वाली छोटी नालियों से जुड़ी होती थीं। इन नालियों में निरीक्षण के लिए छेद होते थे ताकि उन्हें साफ किया जा सके। इस तरह की नागरिक स्वच्छता इंजीनियरिंग उस समय दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई थी। यह स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की गहरी समझ को दर्शाता है। वे वास्तव में अग्रणी थे, जो अपने सिटियों को साफ सफाई और दक्षता के मॉडल में बदल रहे थे। उनकी कलात्मकता उन छोटी छोटी चीजों में झलकती है जो उन्होंने प्याचे छोड़ी हैं। सबसे प्रसिद्ध उनकी चौकोर मुहरें हैं, जो आमतौर पर स्टीटाइट नामक एक नरम पत्थर से बनी होती हैं। हर मुहर पर एक जानवर उकेरा होता है, जैसे बैल, एक सींग वाला जानवर या हाथी, और रहस्यमय प्रतीकों की एक पंक्ति। यह प्रसिद्ध हड़प्पाई लिपि है, एक पहेली जिसे हमने अभी तक हल नहीं किया है। ये प्रतीक क्या कहते हैं? क्या वे नाम हैं? क्या वे प्रार्थनाएं हैं? क्या वे व्यापारिक रिकॉर्ड हैं? हमें नहीं पता, लेकिन ये छोटी मुहरें लघु कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। हर एक उनकी दुनिया, उनके विश्वासों और उनकी भाषा में एक छोटी सी खिड़की है, जो अभी भी रहस्यमयी रूप से शांत है। फिर मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नाचने वाली लड़की की कांसे की मूर्ति एक अजूबा है। वह छोटी है, लेकिन जीवन और तेवर से भरी है। उसका पोज इतना आत्मविश्वासी और आरामदेह है कि ऐसा लगता है कि वह किसी भी क्षण नाचना शुरू कर सकती है। एक और प्रसिद्ध कलाकृति पुरोहित राजा की मूर्ति है, दाढ़ी वाले एक आदमी की पत्थर की मूर्ति, जिसमें शांत गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति है और उसने एक कढ़ाई वाला वस्त्र पहना है। ये कलाकृतियां दिखाती हैं कि हड़प्पाई कलाकार अपने शिल्प में माहिर थे, जो धातु और पत्थर दोनों में मानवीय भावनाओं और रूपों को पकड़ने में सक्षम थे। उनकी कला सिर्फ सजावटी नहीं थी, यह अभिव्यंजक और गहरी मानवीय थी। और व्यापार के बारे में क्या? ओह, हड़प्पा वाले चतुर व्यापारी थे। उनके पास वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली थी। पुरातत्वविदों को पूरी तरह से आकार के पत्थर के घन मिले हैं। हर एक का एक निश्चित वजन है, जो सभी के लिए निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है। वे ओरिजिनल सही हैं वाले लोग थे। उनका व्यापार नेटवर्क बहुत बड़ा था। उन्होंने मेसोपोटामिया, फारसी खाड़ी और शायद मध्य एशिया जैसे दूर दराज के देशों के साथ व्यापार किया। मेसोपोटामियाई सिटियों में हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। उन्होंने कपास, लकड़ी, मनके और हाथीदांत का निर्यात किया और बदले में उन्होंने शायद सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं आयात की। उनके शहर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के केंद्र थे। तो अगर यह सभ्यता इतनी उन्नत, इतनी समृद्ध और इतनी विशाल थी, तो यह सब कहां चला गया? ये सबसे बड़ा रहस्य है मेरे दोस्तों। लगभग 1900 ईसा पूर्व कुछ बदलना शुरू हुआ। महान शहर ढहने लगे, निर्माण की गुणवत्ता खराब होने लगी, अन्य संस्कृतियों के साथ व्यापार सूखता हुआ लग रहा था। सुंदर सिटी योजना अव्यवस्थित निर्माण में बदल गई। ये ऐसा था जैसे एक जीवंत, पनपता जीव धीरे धीरे बीमार हो रहा हो। वह व्यवस्था
जो सदियों से इतनी अच्छी तरह से काम कर रही थी, धीरे धीरे टूटने लगी, टुकड़े टुकड़े होकर, जब तक कि महान शहर आखिरकार छोड़ दिए गए और भुला दिए गए, रेत और समय की परतों के नीचे दबे रहे। लंबे समय तक सबसे लोकप्रिय सिद्धांत एक नाटकीय था, आक्रमण। यह विचार था कि खानाबदोश जनजातियां, शायद आर्य, अपने घोड़ों और चेरियोटों के साथ उत्तर पश्चिम से आए और शांतिपूर्ण हड़प्पा सिटियों को नष्ट कर दिया। कुछ पुराने ग्रंथ लड़ाइयों और विजेता नायकों की बात करते हैं। हालांकि आधुनिक पुरातत्वविदों को बड़े पैमाने पर युद्ध या व्यापक विनाश के बहुत कम सबूत मिले हैं। जलते हुए सिटियों की राख की कोई परत नहीं है, सड़कों पर कंकालों के ढेर नहीं है। आक्रमण का सिद्धांत भले ही रोमांचक हो, लेकिन जमीनी तथ्यों से मेल नहीं खाता। अंत शायद ज्यादा जटिल और कम नाटकीय था। एक ज्यादा संभावित अपराधी स्वयं प्रकृति मां है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर थी, जैसे प्राचीन मिस्र नील नदी पर निर्भर था। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि उस समय के आसपास बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था। मानसून के पैटर्न बदल गए होंगे, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ा होगा। नदियां अपना रास्ता बदल गई होंगी या पूरी तरह से सूख गई होंगी। यह उनकी कृषि के लिए विनाशकारी होता। पानी के बिना आप फसल नहीं उगा सकते। फसल के बिना आप सिटियों की बड़ी आबादी को खिला नहीं सकते। यह पर्यावरणीय तनाव धीरे धीरे सभ्यता को भूखा मार सकता था, जिससे लोगों को सिटियों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण में छोटे गांवों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में यह शायद एक अकेली चीज नहीं थी, बल्कि कई कारकों का एक संयोजन था। जलवायु परिवर्तन शायद मुख्य कारण था, लेकिन इससे अन्य समस्याएं भी हो सकती थीं। कृषि में गिरावट उनके व्यापार को पंगु बना देती। संसाधनों की कमी से सामाजिक अशांति या उनकी राजनीतिक संरचना का टूटना हो सकता था। शायद नई बीमारियां उभरी। महान सभ्यता एक ही भीषण विस्फोट में गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जैसे डूबता सूरज। लोग गायब नहीं हुए, वे बस बिखर गए। उनकी सिटी संस्कृति एक ज्यादा ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। उनकी महान कहानी समय के कोहरे में विलीन हो गई, केवल शानदार खंडहर और एक गहरा रहस्य छोड़ गई।